देखते हैं पारा बैंकिंग। दोस्तों पारा बैंकिंग आपको पता है ना, बैंकिंग को छोड़कर बाकी और एक्टिविटीज़ को हम लोग पारा बैंकिंग कहते हैं। तो पूछा गया था कि पारा बैंकिंग में क्या क्या इंक्लूडेड है। ठीक है, पारा बैंकिंग में क्या क्या एक्टिविटीज़ इंक्लूडेड है। तो दोस्तों ये याद रखिएगा, बैंक एश्योरेंस, ठीक है, उसके बाद दोस्तों पोर्टफोलियो, और दोस्तों डिपोजिटरी, दीज ऑल आर इंक्लूडेड अंडर पारा बैंकिंग। ठीक है दोस्तों, कुछ लिमिट्स के बारे में बात कर लें, कुछ इंपॉर्टेंट लिमिट्स के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। पहला यूपीआई लिमिट के बारे में बात करते हैं, जो कि है 2 लाख का लिमिट है। उसके बाद दोस्तों आईएमपीएस की लिमिट के बारे में बात करते हैं। आईएमपीएस दोस्तों लिमिट है 5 लाख का लिमिट है। उसके बाद दोस्तों विम के बारे में बात करते हैं, भारत इंटरफेस फॉर मनी। तो इसका जो लिमिट है दोस्तों वो है 40,000 लिमिट, ठीक है, पर ट्रांजेक्शन, 40,000 पर ट्रांजेक्शन। और दोस्तों 40,000 पर डे भी है, 40,000 पर डे, ठीक है। उसके बाद दोस्तों पीओएस के लिमिट के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये है 2,000 पर डे, और दोस्तों 10,000 पर मंथ है पीओएस लिमिट के बारे में। सो 10,000 पर मंथ है। चलिए इसके बाद दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बीएसबीडीए के बारे में कर लेते हैं। बीएसबीडीए से सवाल लगातार पूछे जाते हैं दोस्तों, ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आपको ध्यान में रखने हैं। तो बीएसबीडीए, ठीक है, तो इसमें सबसे पहला पॉइंट क्या याद रखना है कि मैक्सिमम 4 विड्रॉल पर मंथ थ्रू ब्रांच और एटीएम। ठीक है, एक महीना में 4 विड्रॉल किया जा सकता है, ब्रांच के माध्यम से या आपका एटीएम के माध्यम से। उसके बाद दोस्तों एग्रीगेट दोस्तों इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि एग्रीगेट इन अ फाइनेंशियल ईयर, किसी भी फाइनेंशियल ईयर में जो एग्रीगेट अमाउंट है, ठीक है, इट शुड बी लेस देन और इक्वल टू 1 लाख। ठीक है, ये पॉइंट ध्यान रखना है। उसके बाद दोस्तों इसके बाद याद रखना है आपको, ये फाइनेंशियल ईयर की बात कर रहा है, ये सब क्वेश्चन पूछा गया तो दोस्तों ध्यान सुनिएगा। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि एग्रीगेट ऑफ ऑल विड्रॉल, जितने भी विड्रॉल हुए हैं, एग्रीगेट ऑफ ऑल विड्रॉल एंड ट्रांसफर इन अ मंथ, मतलब एक महीना में जो भी विड्रॉल हुआ है या जो भी ट्रांसफ़र हुआ है, ठीक है, एक महीना में, वो जो है दोस्तों आपका 10,000 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और दोस्तों किसी भी पॉइंट पे बीएसबीडीए का बैलेंस, ये सब पॉइंट इंपॉर्टेंट है। बीएसबीडीए बैलेंस एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पे बीएसबीडीए का बैलेंस जो है, ठीक है, एट एनी पॉइंट, ठीक है, ये जो है 50,000 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये सब पॉइंट ध्यान रखिएगा, लिमिट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 4 विड्रॉल एक ब्रांच एटीएम से, ठीक है, पर मंथ, फिर फाइनेंशियल ईयर में 1 लाख से ज़्यादा नहीं, फिर जितना भी विड्रॉल है ट्रांसफ़र एक महीना में वो 10,000 से ज़्यादा नहीं, और किसी भी पॉइंट में 50,000 से ऊपर बैलेंस नहीं होना चाहिए। तो ठीक है, ये सब पॉइंट ध्यान रखेंगे बीएसबीडीए के बारे में। आइए हम लोग सुपर फास्ट रिविजन को कंटिन्यू करते हैं दोस्तों। चलिए और कुछ पॉइंट्स को देखते हैं जो कि हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों स्मॉल केवाईसी के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों स्मॉल केवाईसी के बारे में, थोड़ा उसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। स्मॉल केवाईसी के बारे में क्या ध्यान रखना है, तो कौन खुलवा सकता है, पहला पॉइंट। तो वैसा कोई इंडिविजुअल कस्टमर जिसके पास कोई ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं है, ठीक है, तो वो स्मॉल केवाईसी खुलवाएगा, नो ओवीडी। ठीक है, उसके बाद दोस्तों क्या पॉइंट याद रखना है कि ऑल क्रेडिट, जितने भी क्रेडिट हैं इन अ फाइनेंशियल ईयर, एक फाइनेंशियल ईयर में जितने भी क्रेडिट हैं इस पार्टिकुलर आपके स्मॉल केवाईसी में, वो आपके 1 लाख से कम होंगे। ठीक है, उसके बाद क्या पॉइंट ध्यान रखना है कि जितने भी विड्रॉल हैं, ऑल एग्रीगेट विड्रॉल, इसका लिमिट से ध्यान रखिएगा, ऑल एग्रीगेट विड्रॉल, जितने भी विड्रॉल हुए हैं दोस्तों या प्लस जो ट्रांसफ़र हुए हैं, जितने भी विड्रॉल हुए हैं प्लस जो ट्रांसफ़र हुए हैं, वो दोस्तों 10,000 से कम होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद क्या याद रखिएगा कि जो बैलेंस है किसी एक पॉइंट पे, ये दोस्तों एक मंथ की बात हो रहा था। ठीक है, उसके बाद दोस्तों बैलेंस किसी एक पॉइंट पे 50,000 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, और दोस्तों ये इसका वैलिडिटी पीरियड है 12 मंथ। इसका वैलिडिटी कितना मंथ है, 12 मंथ है वैलिडिटी पीरियड। ठीक है, जिसको एक्सटेंड किया जा सकता है अगला 12 महीना तक।
ठीक है, और ये ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद दोस्तों जो नेक्स्ट पॉइंट हमें ध्यान रखना है, आइए उसे देखते हैं। उसके बाद दोस्तों कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को हम लोग स्टडी करते हैं। देखिए एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है दोस्तों, एक सवाल आपसे पूछा जाएगा प्रायोरिटी ऑफ चार्ज के बारे में, है ना। प्रायोरिटी ऑफ चार्ज को एक बार देख लीजिएगा। और एक सवाल पूछा जाएगा कि जो आपका होम लोन है, ठीक है, होम लोन में जो दोस्तों आपका क्रेडिट रेटिंग होता है उसका रिव्यू कब करना है। मैं क्या बोल रहा हूँ दोस्तों, होम लोन में दोस्तों जो क्रेडिट रेटिंग होता है, होम लोन में क्रेडिट रेटिंग कब करना है, तो ये याद रखिएगा, इसको आपको ईयरली करना होता है। होम लोन में क्रेडिट रेटिंग कब होता है, ईयरली होता है। इसके बाद दोस्तों एक पॉइंट को ध्यान रखिएगा, आपसे दोस्तों फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी का कंसेप्ट क्लियर रखना है यहाँ पे, ठीक है। तो इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज आपको मैं बता देता हूँ। देखिए एक होता है हमारी ऑर्डिनरी एन्युटी, ठीक है, एक क्या होते हैं हमारी ऑर्डिनरी एन्युटी। ये सब कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए, आप जानते भी हैं, अब बस रिकॉल करा रहा हूँ। तो यदि आप पेमेंट जो है एंड ऑफ ईच पीरियड, पेमेंट जो कब कर रहे हैं एंड ऑफ ईच पीरियड, तो उसे हम लोग कहते हैं ऑर्डिनरी एन्युटी, ठीक है। और इसमें फ्यूचर वैल्यू निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है प्रेजेंट वैल्यू 1 + r होल टू द पावर n, ठीक है। उसके बाद दोस्तों एक होता है यहाँ पे पीवी क्या है, प्रेजेंट वैल्यू है, एफबी क्या है, एफबी है दोस्तों हमारा फ्यूचर वैल्यू, आर है रेट ऑफ इंटरेस्ट, एन है पीरियड या टर्म। एक होता है दोस्तों हमारा एन्युटी ड्यू, ये सब कंसेप्ट आपको क्लियर रहना चाहिए। एक होता है दोस्तों हमारा एन्युटी ड्यू। एन्युटी ड्यू में क्या होता है कि जो हम पेमेंट करते हैं वो बिगनिंग में करते हैं, ठीक है, मतलब हर एक मंथ के बिगनिंग में, बिगनिंग बोले या स्टार्ट बोले, ठीक है, ऑफ ईच मंथ। यही बेसिक डिफरेंस है हमारा ऑर्डिनरी एन्युटी और एन्युटी ड्यू में। तो दोस्तों इसमें जो प्रेजेंट वैल्यू निकालने का जो फॉर्मूला होता है, प्रेजेंट वैल्यू निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है फ्यूचर वैल्यू इनटू सीवी फैक्टर, ठीक है। तो ये कभी कभी काम आता है ये वाला फॉर्मूला प्रेजेंट फ्यूचर वैल्यू निकालने के लिए, ठीक है। तो ये पॉइंट को आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद दोस्तों आप एक बार डेप्रिसिएशन का जो मेथड है, एसएलएम मेथड, डब्ल्यूडीवी मेथड, उसको एक बार देख लेंगे। उसका मैं आपको वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, उसको एक बार जरूर देख लीजिएगा क्योंकि वहाँ से सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद दोस्तों जो सवाल आपसे कहाँ से पूछा जाएगा वो मैं आपको बताता हूँ। हाँ, कुछ पॉइंट आपको नेफ्ट के बारे में पता होना चाहिए। यू शुड नो सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग नेफ्ट। तो नेफ्ट के बारे में क्या है याद रखना है कि हाफ आवरली बैच में ऑपरेट होता है, ठीक है, हाफ आवरली बैच में ऑपरेट होता है दोस्तों। और उसके बाद एक तो ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, और इसमें 23 सेटलमेंट्स होता है, ठीक है, 8 बजे से 8 बजे सुबह से 7 बजे शाम तक, ऑल वर्किंग डेज, सभी वर्किंग डेज में, ऑल वर्किंग डेज। और लेकिन इसमें क्या है कि हर एक वर्किंग डे तो होता है, एक्सेप्शन क्या है कि सेकेंड एंड फोर्थ सैटरडे को छोड़कर, ठीक है, ये एक्सेप्शन है। तो हाफ आवरली बैच में होगा, 23rd सेटलमेंट होगा, 8 से लेकर 7 बजे तक होगा। और दोस्तों कुछ चार्जेस के बारे में देख लीजिएगा, वो तो इंपॉर्टेंट तो है नहीं। अच्छा दोस्तों इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो ट्रांजैक्शंस होते हैं नेफ्ट में, ट्रांजैक्शंस आर सेटल्ड इन B+2 टाइमिंग, ये ध्यान रखिएगा। और दोस्तों इसमें कोई लिमिट नहीं है, मैक्सिमम मिनिमम का कोई लिमिट नहीं है। यदि हम आरटीजीएस की बात करें तो आपको मिनिमम लिमिट तो पता है, 2 लाख का मिनिमम लिमिट होता है, पर कोई सीलिंग नहीं होता है, और दोस्तों उसका अपना ही चार्जेस होता है, ठीक है। तो ये नेफ्ट के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थी। आपसे दोस्तों ईसीएस के बारे में पॉइंट पूछा जाएगा, ईसीएस क्या होता है, ठीक है, ईसीएस के बारे में। तो एक होता है हमारा ईसीएस क्रेडिट, ईसीएस में एक आता है दोस्तों हमारा क्या, क्रेडिट। ईसीएस क्रेडिट में क्या है कि आप ये क्यों देते हैं कि ताकि लार्ज नंबर ऑफ बेनिफिशियरी, जैसे आपके एम्प्लॉय हो गए, ठीक है, एम्प्लॉय आ गए दोस्तों, जो पेंशनर्स आ गए, ठीक है, उन सभी को सैलरी मिलती है ना। तो ये सैलरी किस माध्यम से मिलती है, तो याद रखिएगा ये मिलती है ईसीएस क्रेडिट से, ठीक है। तो क्रेडिट यदि हमें लार्ज नंबर ऑफ बेनिफिशियरी को करना है तो हम लोग ईसीएस क्रेडिट का यूज करते हैं। और आपसे पूछेगा ईसीएस डेबिट कब करते हैं, तो ईसीएस डेबिट कब करते हैं दोस्तों कि जब हमें जैसे मान लीजिए टेलीफोन हुआ, वाटर बिल हुआ, लोन इंस्टॉलमेंट हुआ, इंश्योरेंस प्रीमियम हुआ,
ठीक है। तो ऐसे केस में हमें डेबिट करना पड़ता है, ठीक है, तो उसे हम लोग डेबिट करते हैं। तो इसका एग्जांपल याद रखिएगा कि लोन, ठीक है, फिर उसके बाद दोस्तों आप लोन का इंस्टॉलमेंट जो होता है वो, फिर वाटर बिल, ठीक है, जो बिल होता है वाटर का, उसके बाद दोस्तों आपका जो टेलीफोन बिल होता है, ठीक है, तो ये सब केस में हम लोग ईसीएस डेबिट करते हैं। तो ये दो एग्जाम्पल क्लियर रखिएगा, किस केस में क्रेडिट होता है, किस केस में डेबिट होता है, ठीक है। अच्छा दोस्तों, मार्केटिंग मिक्स के बारे में एक सवाल पूछा जाएगा आपसे, ये मैंने पहले ही बताएगा, फिर से मैं बता देता हूँ मार्केटिंग मिक्स के बारे में। दोस्तों मार्केटिंग मिक्स में याद रखिएगा 7P's का कंसेप्ट है। तो 7P में क्या क्या आता है एक बार रिवाइज कर लीजिए। तो 7P को मैं आपको फिर से बता देता हूँ। तो एक पहला है हमारा प्रोडक्ट, ठीक है, दूसरा है दोस्तों हमारा प्राइस, तीसरा है दोस्तों हमारा प्रमोशन, एक बार रिकॉल कर लीजिए, चौथा है हमारा प्लेस, पांचवा है दोस्तों हमारा पीपल, छठा है दोस्तों हमारा प्रोसेस, उसके बाद सातवां है हमारा फिजिकल एविडेंस, ठीक है। तो ये 7 चीज़ को ध्यान रखिएगा, हमारा मार्केटिंग मिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन सवाल पूछा जाता है। तो एटीएम से रिलेटेड सवाल आता है दोस्तों, एटीएम से रिलेटेड क्या सवाल आएगा वो जरा देख लीजिए। तो दोस्तों एटीएम में आपसे पूछा जाएगा कि वाइट लेवल एटीएम क्या होता है, मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। देखिए वाइट लेवल एटीएम का मतलब ये हुआ कि एटीएम जो है नॉन बैंकिंग एंटिटी के द्वारा जो है, नॉन बैंकिंग एंटिटी के द्वारा सेटअप किया गया, ऑन किया गया और ऑपरेट किया जा रहा है, ठीक है। तो इसे कहते हैं हम लोग वाइट लेवल एटीएम। यदि आपसे पूछा जाएगा ऑन साइट एटीएम क्या होता है, दोस्तों ऑन साइट एटीएम में आप बताएंगे कि हमारा जो फैसिलिटीज़ होता है कैश विड्रॉल का, रेमिटेंस का, बैलेंस इंक्वायरी का, वो कहाँ होता है, ब्रांच प्रीमाइसेस में होता है। ये कीवर्ड है, ब्रांच प्रीमाइसेस। सारी के सारी फैसिलिटीज़ कहाँ मिलते हैं, ब्रांच प्रीमाइसेस में मिलते हैं। यदि आपसे पूछा जाए ऑफ साइट एटीएम क्या होता है, तो आप बताएंगे ऑफ साइट एटीएम के बारे में। ऑफ साइट एटीएम में दोस्तों जो भी फैसिलिटीज़ होते हैं वो अवे फ्रॉम ब्रांच होते हैं, ठीक है, और बिजी कन्वीनियंट बिजी लोकेशन पे होते हैं। चलिए, तो ये सब चीज़ ध्यान रखिएगा, ऑफ साइट एटीएम क्या है, ऑन साइट एटीएम क्या है, वाइट लेवल एटीएम क्या है। तो दोस्तों एक चीज़ एटीएम के बारे में कुछ और पॉइंट्स आपसे कभी कभी ये पूछा जाता है, ठीक है, और एक देखिए एक लिमिट पूछा जाएगा आपसे, लिमिट्स, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। कुछ लिमिट्स हैं एटीएम से रिलेटेड। तो दोस्तों देखिए यदि ट्रांजैक्शन हो रहा है बैंक्स ऑन एटीएम एट एनी लोकेशन, तो पहला लिमिट मैं आपको बताता हूँ, ट्रांजैक्शन एट अ बैंक्स ऑन एटीएम एट अ बैंक्स ऑन एटीएम एट एनी लोकेशन। मतलब आप किसी बैंक के अपने एटीएम में ट्रांजैक्शन कर रहे हैं किसी भी लोकेशन में, तो पहला जो 5 ट्रांजैक्शन होता है, 5 ट्रांजैक्शन जो होगा दोस्तों, वो क्या रहेगा, जिसमें आपका फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल दोनों हैं, ठीक है, वो आपका फ्री रहेगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यदि आप किसी दूसरे बैंक के एटीएम पे यूज कर रहे हैं मेट्रो लोकेशन में, तो 3 ट्रांजैक्शन होता है फ्री, है ना, और दोस्तों नॉन मेट्रो में है तो 5। तो ये सीलिंग याद रखिएगा, ठीक है। तो ये देखिए मैं फिर से बता रहा हूँ, अपने बैंक के एटीएम पे यूज कर रहे हैं, चाहे वो मेट्रो हो या नॉन मेट्रो हो, तो 5। यदि दूसरे बैंक के एटीएम में यूज कर रहे हैं, मेट्रो सिटी है तो 3, और यदि दूसरे बैंक के एटीएम में यूज कर रहे हैं यदि नॉन मेट्रो है तो 5। तो ये लिमिट ध्यान रखिएगा, एटीएम से रिलेटेड लिमिट पूछा जाता है एग्जामिनेशन में, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए, उसके बाद दोस्तों कुछ पॉइंट्स हम लोग ध्यान रखेंगे कि सीलिंग जो कैप रखा गया है कस्टमर चार्ज का, वो है 20 रुपीज़ पर ट्रांजेक्शन, ठीक है, और प्लस टैक्स भी होगा, वो भी एप्लीकेबल होगा। दोस्तों IMPS का फुल फॉर्म याद रखिएगा, इमीडिएट पेमेंट सर्विस, ठीक है। ये 24/7 ऑपरेट होता है। उसके बाद दोस्तों 3 ऑप्शन आता है इसमें, IMPS में 3 ऑप्शन आता है। वो कौन कौन सा 3 ऑप्शन है, तो एक है हमारा MMID, ठीक है, मनी मल्टीप्लायर आइडेंटिफिकेशन कोड, ये 7 डिजिट का कोड होता है। उसके बाद दोस्तों एक आपको आता है IFSC कोड, ये आपका 11 अल्फा न्यूमेरिक, आपको पता ही है इसके बारे में, 11 डिजिट का अल्फा न्यूमेरिक कोड होता है। और दोस्तों एक आधार नंबर से भी होता है, ठीक है। ये आपसे पूछा जाएगा कि बताओ IMPS कितने तरीके से कर सकते हैं, तो आप बोलेंगे 3 तरह से कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, उसके बाद दोस्तों UPI के बारे में कुछ पॉइंट ध्यान रखिएगा, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस कहते हैं। तो अपर कैप तो आपको मैंने बताया ही है कि ऊपर 2 लाख का है। फिर उसके बाद दोस्तों कि यहाँ पे बेनिफिट क्या है कि वर्चुअल एड्रेस को शेयर किया जाता है, यानी कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन किया जाता है। 24/7 आप ऑपरेट कर सकते हैं और पिन के द्वारा इसमें काम होता है। दोस्तों भीम के बारे में पूछा जाएगा, ठीक है। भीम क्या है, भारत इंटरफेस फॉर मनी है, ठीक है।
तो आपके पास क्या क्या मोड है भीम कैसे पैसा भेजता है, ठीक है। तो एक है हमारे पास VPA ध्यान रखिएगा, VPA जो होता है वो रजिस्टर्ड ऑन UPI होता है। दूसरा तरीका दोस्तों मोबाइल नंबर के जरिए भी आप अमाउंट को रेमिट कर सकते हैं। और दोस्तों तीसरा जो तरीका है वो है हमारा आधार नंबर, ठीक है। तो जैसे IMPS में था ना आपका MMID, IFSC कोड और आधार नंबर, वैसे भीम में VPA है, मोबाइल नंबर है और आधार नंबर है, ठीक है। चलिए उसके बाद दोस्तों USSD के बारे में पूछा जाएगा। फुल फॉर्म मैं लिख देता हूँ दोस्तों, अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डाटा। अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डाटा, ठीक है। तो ये 12 डिफरेंट लैंग्वेज में आप इसे एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है, इस USSD को। और दोस्तों अपर लिमिट जो है वो देखिए इस पर क्या है, *99#, ये नंबर टाइप करना पड़ता है, ठीक है। 5,000 रुपया पर ट्रांजेक्शन का अपर लिमिट है इसमें, 5,000 रुपया पर ट्रांजेक्शन। ये आपको पता ही होगा, मोबाइल से ही काम होता है, 5,000 रुपीज़ पर ट्रांजेक्शन। अच्छा दोस्तों, एक लोन अकाउंट का इरेगुलरिटी से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी, मैं आपको बता देता हूँ। इरेगुलरिटी इन लोन अकाउंट, ये आप लोगों ने ऑलरेडी BFA में पढ़ रखा है, लेकिन फिर भी एक बार रिकॉल कर लीजिए। तो दोस्तों देखिए, एक आपका SMA 0, ठीक है, SMA 0 के बारे में याद रखिएगा। 1 से लेकर 30 दिन तक यदि इरेगुलरिटी हुआ तो SMA 0 में आएगा। फिर आप याद रखिएगा SMA 1 कब इरेगुलर रहेगा, 31 से लेकर 60 दिन तक यदि आपका अकाउंट इरेगुलर रहेगा तो SMA 1 की कैटेगरी में आएगा। और दोस्तों एक होता है हमारा SMA 2। SMA 2 कब होगा, तो 61 से लेकर 90 दिन तक यदि हमारा अकाउंट इरेगुलर होगा तो SMA 2 में आएगा, ठीक है। अच्छा दोस्तों, उसके बाद आपसे सब स्टैंडर्ड एसेट के बारे में पूछा जाएगा, ठीक है। ये भी आपका इरेगुलरिटी होता है, तो सब स्टैंडर्ड एसेट के बारे में जानकारी होना चाहिए कि जो कि NPA हुआ है, विच हैज़ रिमेन्ड NPA फॉर अ पीरियड लेस देन और इक्वल टू 12 मंथ। तो सब स्टैंडर्ड अकाउंट वो अकाउंट होता है जो कि NPA हुआ है फॉर अ पीरियड लेस देन और इक्वल टू 12 मंथ। और दोस्तों एक हमारा डॉटफुल एसेट के बारे में पूछा जाएगा। डॉटफुल में भी D1, D2, D3 होता है। तो यदि वो NPA जो है 12 महीना से ज़्यादा है तो वो हमारा डॉटफुल में आ जाता है। और दोस्तों लिख होता है लॉस एसेट, जिसको इरिकवर कर सकते हैं। तो डॉटफुल में D1, D2, D3 होता है, आप लोग इसके बारे में जानकारी होगा, एक बार जरूर देख के जाइएगा, क्वेश्चन पूछा गया था पिछले बार D1, D2, D2, D3 से, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आपसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पूछा जाएगा सारफेसी से रिलेटेड। पहले तो फुल फॉर्म याद रख लीजिए, सिक्योरिटाइजेशन एंड एसेट एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट एंड इम्प्लीमेंटेशन एंड इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट, 2002 में पास हुआ, ठीक है। तो इसके लिए कंडीशन पहले याद रखिए कि जो आपका लोन अकाउंट है वो आपका NPA होना चाहिए, तभी ये लागू होगा। दूसरा कंडीशन याद रखिए कि जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट है, ये सब पूछा गया था दोस्तों, आउटस्टैंडिंग अमाउंट जो है वो आपका 1 लाख से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। तीसरा पॉइंट है कि आउटस्टैंडिंग ड्यू बचा है, ठीक है, वो आपका 20% या उससे एबव होना चाहिए, किसका, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट का। ये 3 कंडीशन याद रखिएगा, तभी ये सरफेसी रूल लागू होगा, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों चौथा पॉइंट याद रखिए कि जो सिक्योर्ड एसेट है, जो आपका सिक्योर्ड एसेट है वो आपका एग्रीकल्चर लैंड नहीं होना चाहिए। जो सिक्योर्ड एसेट है दोस्तों, दैट शुड नॉट बी एग्रीकल्चर लैंड, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए अब दोस्तों मैं आपको कुछ टाइम पीरियड बताता हूँ सारफेसी का, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। टाइम पीरियड में समझा देता हूँ दोस्तों, लेट अस सी सम इंपॉर्टेंट टाइम पीरियड्स इन सारफेसी एक्ट। तो दोस्तों सबसे पहला टाइम पीरियड, नोटिस बिफोर पोजीशन को लेने से पहले नोटिस, ठीक है, वो कितने दिनों का होगा, तो नोटिस बिफोर पोजीशन, ये सब आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बस हम रिकॉल कर रहे हैं। तो दोस्तों वो है 60 डेज, ठीक है। उसके बाद दोस्तों दूसरा पॉइंट ध्यान रखिएगा, रिप्लाई टू ऑब्जेक्शन बाय बोरोवर, रिप्लाई टू ऑब्जेक्शन बाय बोरोवर, तो जो ऑब्जेक्शन रिज हुआ है उसको रिप्लाई करना है 15 दिन में, ठीक है, 15 डेज का टाइम पीरियड दिया जाता है। उसके बाद दोस्तों बोरोवर जो है कैन अप्रोच DRT, बोरोवर कैन अप्रोच डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल, ठीक है, अगेंस्ट पोजीशन नोटिस, अगेंस्ट पोजीशन
नोटिस। तो ये दोस्तों है 15 दिन का, सॉरी ये है 45 दिन में, 45 डेज में, ठीक है। फिर दोस्तों चौथा पॉइंट है अपील टू डीआरटी अगेंस्ट डिसीजन, सॉरी अपील टू, अब दोस्तों डीआरटी ने डिसीजन दे दिया तो आप डीआरटी में अपील करेगा एपलेट ट्रिब्यूनल में अगेंस्ट डिसीजन ऑफ डीआरटी। ये सब टाइम पीरियड से सवाल आते हैं। डीआरटी के डिसीजन के अगेंस्ट डीआरटी में अपील करने का टाइम है दोस्तों 30 दिन, ये सब देख के जाइएगा। उसके बाद दोस्तों नोटिस बिफोर सेल, सेल करने से पहले कितने दिन पहले नोटिस देना पड़ेगा? तो नोटिस बिफोर सेल है 30 डेज, ठीक है। उसके बाद दोस्तों जो पॉइंट ध्यान रखिएगा वो है पीरियड ऑफ बैलेंस। हाँ तो दोस्तों देखिए पोजीशन किसके हेल्प से लिया जाएगा दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा। पोजीशन जो लिया जाता है किसके हेल्प से लिया जाता है, तो याद रखिएगा पोजीशन हेल्प किया जाता है चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के हेल्प से। चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के हेल्प से पोजीशन लिया जाता है, ठीक है। और दोस्तों उसके बाद एक और पॉइंट को ध्यान रखिएगा SRPC एक्ट के बारे में। 7वां पॉइंट है कि पब्लिक ऑक्शन के केस में, यदि पब्लिक ऑक्शन होगा, इन केस ऑफ पब्लिक ऑक्शन, तो उसको 2 न्यूज़पेपर में पब्लिश करना पड़ेगा, 2 न्यूज़पेपर, ठीक है। अब 2 न्यूज़पेपर में दोस्तों एक इंग्लिश होगा, एक हिंदी होना चाहिए, और एक हिंदी हो या रीजनल हो, लेकिन इंग्लिश में तो होना ही चाहिए। हिंदी हो दोस्तों या रीजनल लैंग्वेज हो तो वो एक होना चाहिए, ठीक है। चलिए तो ये सब ध्यान रखिएगा। डीआरटी के बारे में कुछ पॉइंट्स जानकारी ले लीजिए। तो डीआरटी जो है होता है डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल, और इसमें 20 लाख का लिमिट रखा गया है, ठीक है। और इसका जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं दोस्तों डीआरटी के, वो थोड़ा सा ध्यान देख लीजिए। प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो होते हैं दोस्तों डीआरटी के, वो कौन होते हैं? डिस्ट्रिक्ट जज होते हैं, डिस्ट्रिक्ट जज, ठीक है। और दोस्तों डीआरटी को उसके बाद जो भी पर्सन है जो कि ट्रिब्यूनल डीआरटी ने जो दोस्तों ये दोस्तों डीआरटी ने जो अपना डिसीजन दिया, ठीक है, उससे कोई यदि एग्रीव्ड पर्सन है तो वो क्या करेगा, तो वो जो है वो डीआरटी के पास, एपलेट ट्रिब्यूनल के पास जाएगा। किसके पास जाएगा दोस्तों? एपलेट ट्रिब्यूनल के पास जाएगा, ठीक है। और दोस्तों डीआरटी का जो प्रेसिडेंट होता है उसका एज होता है 62 साल, ठीक है, और एज 62 ईयर्स, ठीक है। और डीआरटी वाले का चेयरपर्सन का एज होता है 65 ईयर्स, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। तो ये सब पॉइंट आपको ध्यान रखना है। डीआरटी। अच्छा दोस्तों एक और पॉइंट, एट द टाइम ऑफ फिलिंग द अपील अंडर 50% of the amount of debt due, or however tribunal has right to reduce such payment which shall be not be less than 25% amount। तो ये सब डीआरटी के बारे में पॉइंट है। दोस्तों लोक अदालत से भी क्वेश्चन आते हैं, लोक अदालत से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो उसको एक बार देख लीजिएगा दोस्तों। उसके बाद दोस्तों और कुछ पॉइंट्स मैं आपको समझा देता हूँ। सिक्योरिटाइजेशन, देखिए दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मैं आपको और समझा देता हूँ। लेट अस सी सम मोर इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स। एक होता है दोस्तों सीडीओ पता है क्या होता है? सीडीओ को कहते हैं दोस्तों कोलेट्रल डेब्ट ऑब्लिगेशन। इससे सवाल पूछा जाता है। सीडीओ आपने बीएफए में पढ़ा होगा। तो दोस्तों सबसे पहले तो सिक्योरिटाइजेशन से रिलेटेड ये कंसेप्ट है। तो सिक्योरिटाइजेशन में क्या करते हैं दोस्तों, आप जो है एक एसेट क्लास को, मैं बात कर रहा हूँ सिक्योरिटाइजेशन की, आप क्या करते हैं कि एक एसेट क्लास को, ठीक है, कन्वर्ट करते हैं और ब्रेक करते हैं ट्रेडेबल यूनिट में। किसमें कन्वर्ट करते हैं? ट्रेडेबल यूनिट में, ठीक है। किसी एसेट क्लास को ट्रेडेबल यूनिट में कन्वर्ट करना, ठीक है। एक मैकेनिज्म होता है, मैकेनिज्म का नाम है एसपीवी, स्पेशल पर्पस व्हीकल। तो स्पेशल पर्पस व्हीकल इस मैकेनिज्म को कहते हैं जिसके थ्रू हम लोग एसेट क्लास को ट्रेडेबल यूनिट में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो बैलेंस शीट से एसेट को हमने हटा दिया, ठीक है, और जो फंड हमने जनरेट किया सिक्योरिटाइजेशन से, उसको फर्दर एसेट एक्सपेंशन के लिए हम लोग यूज करते हैं। ये जो एसपीवी है दोस्तों, ये क्या करता है? ये एसपीवी दोस्तों ये क्या करता है? इस एसेट को सिक्योरिटी में बदलता है। एसेट को किसमें बदलता है दोस्तों? एसेट को बदलता है सिक्योरिटीज़ में,
याद रखिएगा, एसपीवी का काम पूछा जाए, स्पेशल पर्पज व्हीकल कहते हैं इसे, ये एसेट को सिक्योरिटी से बदलता है और उस सिक्योरिटी का दूसरा नाम होता है पीटीसी, पास थ्रू सर्टिफिकेट। तो पूछेगा आपसे एसपीवी क्या काम करता है, तो आप बोलेंगे एसपीवी एसेट को सिक्योरिटी में बदलता है। कैसे बदलता है, तो बोलेंगे आप पीटीसी, तो सिक्योरिटी का नाम होता है पीटीसी, पास थ्रू सर्टिफिकेट। और ये जो पीटीसी होता है दोस्तों, ये किसको बेचा जाता है, ये बेचा जाता है बायर, ठीक है, बायर को बेचा जाता है, ठीक है, जो कि एक तरह से इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं। तो ये जो सर्टिफिकेट है, पास थ्रू सर्टिफिकेट है, वो एसेट के द्वारा बैकिंग होता है, एसेट के द्वारा बैक किया जाता है, इसीलिए इसको एबीएस भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, एबीएस, एसेट बैक सिक्योरिटी, ठीक है। तो एबीएस देखिए, आपसे आप एबीएस नाम देखिए तो घबराइए मत, एबीएस कुछ नहीं है, एबीएस पीटीसी ही है। पीटीसी क्या है, पास थ्रू सर्टिफिकेट। एबीएस इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ऐसा सर्टिफिकेट जिसको एसेट से बैकिंग मिल रही है, ठीक है। अच्छा दोस्तों, एक होता है एमबीएस, देखिए ये सब कंसेप्ट क्लियर रखिए, एक होता है एबीएस, एक होता है एमबीएस। एमबीएस कहते हैं मॉर्गेज बैक सिक्योरिटी को। यदि इसी एसेट में यदि आपका मॉर्गेज आ जाए तो उसे कहा जाता है हमारा एमबीएस। तो ये सब चीज़ ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो सिक्योरिटाइजेशन का एडवांटेज क्या है कि जो रिसीवेबल है उसको आपने बैलेंस बुक से हटा दिया, ठीक है, क्योंकि उसको सोल्ड कर दिया गया है, बट द ट्रांजेक्शन नॉट क्रिएट लायबिलिटी, बैलेंस शीट में कोई लायबिलिटी क्रिएट नहीं हुआ है, ठीक है। तो इसका दोस्तों कुछ प्रोसेस होता है, तो वो आप एक बार देख लीजिएगा कि प्रोसेस क्या क्या होता है। सबसे पहले लेंडर सेलेक्ट करता है कि वो किस एसेट को सिक्योरिटाइज करेगा, उसके बाद जो इशूअर है, स्पेशल पर्पज व्हीकल जो है, वो पेमेंट करता है लेंडर को, उसके बाद एसेट को सिक्योरिटी में बदला जाता है पीटीसी के माध्यम से, फिर पीटीसी को बेचा जाता है। एक बार प्रोसेस को देख लीजिएगा, ये एमबीएस, एबीएस, पीटीसी, एसपीवी, ये सब एक बार देख लीजिएगा दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इससे सवाल बार बार पूछे जाते हैं। अब मैं आपको सीडीओ के बारे में बताता हूँ, कोलैटरलाइज्ड डेब्ट ऑब्लिगेशन के बारे में बताता हूँ दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों रिटेल साइड में एक कंसेप्ट है सीडीओ का। तो एसेट, इसमें क्या होता है कि जो भी हमारे एसेट क्लास है, जैसे कार हुए, कार लोन हुए, क्रेडिट कार्ड रिसीवेबल हुए, मॉर्गेज लोन्स हुए, होम लोन हुए, उसको ग्रुप किया जाता है और सिक्योरिटाइज किया जाता है, ठीक है। और मल्टीपल लेयर ऑफ पीटीसी विद वेरिंग रेट एंड कूपन आर इशूड बेस्ड ऑन क्वालिटी ऑफ एसेट, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा सीडीओ के बारे में, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। प्रोपोगेट तो आपको पता ही होगा, प्रोपोगेट एक बार देख के जाइए, PROPOGATE, प्रोपोगेट का फुल फॉर्म पूछा जाता है। तो प्रोडक्ट, रिस्क, अपॉर्चुनिटी, पीपुल, एपिटाइट, ज्योग्राफी, एट्रीब्यूट, ट्रेनिंग एंड एजुकेशन, ये ध्यान रखिएगा, प्रोपोगेट से सवाल पूछा जाता है, ठीक है। अच्छा, अब पूछेगा बैंक इंश्योरेंस क्या है, तो आप यदि इंश्योरेंस पॉलिसी को ब्रांच के माध्यम से बेच रहे हैं तो उसे आप बैंक इंश्योरेंस कहेंगे, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा बैंक इंश्योरेंस के बारे में। उसके बाद दोस्तों आपको जो पॉइंट ध्यान रखना है वो मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। देखिए, एक कुछ मॉडल्स हैं, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट मॉडल्स हैं, ठीक है, उसके बारे में मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। एक होता है दोस्तों हमारा हॉरिजेंटली ऑर्गेनाइज मॉडल, हॉरिजेंटली ऑर्गेनाइज मॉडल। देखिए, ये सवाल पूछा जाएगा, ये क्या है कि जब इंडिविजुअल प्रोसेस प्लेटफॉर्म सपोर्ट ओनली वन प्रोडक्ट, ये कीवर्ड है वन प्रोडक्ट, ठीक है। यदि एक प्रोडक्ट को सपोर्ट किया जा रहा है इंडिविजुअल प्रोसेस प्लेटफॉर्म से, उसे हॉरिजॉन्टली ऑर्गेनाइज मॉडल कहते हैं। द सब डाटा इन द मॉडल आर नॉट शेयर विद अदर प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट प्लेटफॉर्म, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपसे पूछा जाएगा वर्टिकली ऑर्गेनाइज मॉडल। एक तो हमारा हॉरिजॉन्टली है, दूसरा आपसे पूछा जाएगा वर्टिकली ऑर्गेनाइज मॉडल। तो वर्टिकली ऑर्गेनाइज मॉडल में क्या है कि जब आपका अक्रॉस ऑल प्रोडक्ट, यहाँ पे था केवल एक प्रोडक्ट, और यहाँ पे दोस्तों जो फंक्शनैलिटी है वो आपके अलग अलग प्रोडक्ट के अक्रॉस, ठीक है, प्रोवाइड किए जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक दोस्तों सेंट्रलाइज कस्टमर इन्फॉर्मेशन होता है, ये की पॉइंट याद रखिएगा, वर्टिकल ऑर्गेनाइज मॉडल में सेंट्रलाइज कस्टमर इन्फॉर्मेशन होता है, कस्टमर इन्फॉर्मेशन, ठीक है। ये दिस इज पार्ट ऑफ वर्टिकली ऑर्गेनाइज मॉडल। और दोस्तों एक होता है हमारा प्रीडोमिनेंटली हॉरिजॉन्टली ऑर्गेनाइज मॉडल, मतलब आपने हॉरिजॉन्टली में प्रीडोमिनेंटली जोड़ दिया। ये सब पहले मैंने समझाया, एक फिर से मैं रिकॉल कर रहा हूँ। तो इसमें क्या है, कुछ मॉड्यूलाइजेशन आता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, विद अ प्रोडक्ट ओरिएंटेड फीडबैक। मॉड्यूलाइजेशन किस फॉर्म में आता है, प्रोडक्ट ओरिएंटेड फीडबैक के बारे में मॉड्यूलाइजेशन आता है। और दोस्तों एक होता है हमारा प्रीडोमिनेंटली वर्टिकली ऑर्गेनाइज मॉडल, प्रीडोमिनेंटली वर्टिकली ऑर्गेनाइज मॉडल। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, ये हाइब्रिड मॉडल है, ठीक है, दैट कंबाइंस, दैट ऑफर्स कॉमन इन्फॉर्मेशन फॉर मोस्ट ऑफ द रिटेल सर्विस। सो दिस इज अ हाइब्रिड मॉडल। तो ये आपका 4 मॉडल के बारे में इसको शॉर्ट में डिस्क्रिप्शन था जो कि मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। अच्छा दोस्तों, उसके बाद दोस्तों BCSBI के बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया है। अच्छा,
हाँ दोस्तों, BCSBI के बारे में कुछ और पॉइंट मैं आपको समझा देता हूँ। सॉरी, वो BSBDA था। हाँ, एक इंपॉर्टेंट दोस्तों सवाल पूछा जाएगा BCSBI के बारे में। BCSBI इसका फुल फॉर्म पहले बताइए। बैंकिंग कोड एंड स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट ध्यान रखिएगा कि ये वॉलंटरी कोड है। ये क्या है? वॉलंटरी, स्वेच्छा से लेने वाला कोड है। कोई किसी के दबाव में आके नहीं ले सकता है। उसके बाद दोस्तों, आप यदि हैप्पी नहीं है अपने करंट सेविंग अकाउंट में, within 14 days of making your first payment into the account we will help you switch to another account। तो याद रखिएगा 14 डेज का टाइम दिया जाता है। अच्छा, उसमें देखो देखिए दोस्तों, ये वॉलंटरी कोड है। यू का मतलब होता है कस्टमर, ये सवाल पूछा जाता है। यू का मतलब है कस्टमर और वी का मतलब है बैंक। ठीक है, पहला पॉइंट ये ध्यान रखिएगा, यू मतलब कस्टमर, वी मतलब बैंक। उसके बाद यदि आप हैप्पी नहीं हैं अपने करंट या सेविंग अकाउंट के चॉइस से, तो आपको 14 दिन का समय दिया। ये 14 दिन इंपॉर्टेंट है। आपको 14 डेज का समय दिया जाएगा। आप पहला पेमेंट कीजिए, पहला पेमेंट के बाद 14 डेज का समय दिया जाएगा। आप BCSBI क्या करेगा? आपका अकाउंट स्विच कर देगा। ठीक है, आप यदि अपने सेविंग या करंट अकाउंट को क्लोज कराना चाहेंगे तो आपके इंस्ट्रक्शन के 3 दिन के अंदर ये सवाल पूछा जाएगा, आपको क्लोज करना है 3 दिन। ये 3 दिन इंपॉर्टेंट है। 3 दिन कब? क्लोजिंग में। 14 दिन कब? स्विचिंग में, अकाउंट को स्विच करने में। ये सब याद रखिएगा। उसके बाद दोस्तों पूछा जाएगा कि इफ़ यू वांट टू ट्रांसफर योर अकाउंट टू अदर ब्रांच, आप यदि एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में ट्रांसफर कराना चाहते हैं तो बैंक ऐसा करेगी, और जो नया ब्रांच में अकाउंट होगा विल बी ऑपरेशनल विद इन 2 वीक। ये सब ये की पॉइंट है, मतलब 2 वीक में आपको ऑपरेशन नया बैंक में, नया ब्रांच में कर देना है। ठीक है, ये है ट्रांसफ़र से रिलेटेड। तो ट्रांसफ़र में 2 सप्ताह, क्लोजिंग में 3 दिन, स्विचिंग में 14 दिन। ये सब पॉइंट को ध्यान रखिएगा। उसके बाद दोस्तों हम एडवाइस करेंगे आपको कि मिनिमम बैलेंस टू चेंज इन मिनिमम बैलेंस टू मेंटेन 30 डे इन एडवांस। ठीक है, उसके बाद दोस्तों एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, विल टेल यू व्हेन यू ओपन द अकाउंट व्हाट पीरियड ऑफ इन ऑपरेशन ऑफ द अकाउंट वुड रेंडर। हाँ, तो दोस्तों आपको 3 महीना पहले बताया जाएगा कि आपका अकाउंट डॉर्मेंट है या इनऑपरेटिव है। तो 3 महीना पहले आपको कस्टमर को बताना है कि आपको अकाउंट डॉर्मेंट है, ठीक है, या इनऑपरेटिव है। और दोस्तों ये ध्यान रखिएगा, अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांस विल नॉट क्लोज योर अकाउंट विदाउट गिविंग एटलीस्ट 30 नोटिस। हाँ, नॉर्मल सर्कमस्टांस में 30 दिन का नोटिस दिए पहले हम आपके अकाउंट को क्लोज नहीं करेंगे। तो 30 डेज नोटिस इंपॉर्टेंट है। ये सब आपका BCSBI का इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। ठीक है, ये सब ध्यान रखिएगा। उसके बाद दोस्तों जो नेक्स्ट पॉइंट है वो जो कि ध्यान रखना है दोस्तों, हाँ, जो भी फेल्ड ATM ट्रांजेक्शन्स हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये सब पॉइंट इंपॉर्टेंट है। जो भी दोस्तों आपके फेल्ड ATM ट्रांजेक्शन्स हैं, फेल्ड ATM ट्रांजेक्शन्स, तो जो फेल्ड ATM ट्रांजेक्शन्स हैं, ठीक है, उसको 12 वर्किंग डेज, 12 वर्किंग डेज के अंदर, ठीक है, जो भी या रॉन्गली डेबिटेड अमाउंट हो गया, फेल ATM ट्रांजेक्शन हो गए, तो जिस दिन आपने कंप्लेन किया उसके 12 वर्किंग डे के अंदर आपको सेटल कर देना है। ठीक है, और दोस्तों उसके बाद पॉइंट याद रखिएगा, यदि हम प्लानिंग कर रहे हैं अपने ब्रांच को क्लोज करने का या ब्रांच को शिफ्ट करने का, तो हम 3 महीना का नोटिस देंगे, 3 महीना का प्रायर नोटिस देंगे। ठीक है, हाँ, और कब नोटिस देंगे? यदि आपके एरिया में कोई और ब्रांच ऑपरेट नहीं हो रहा है तो, और 2 महीना का नोटिस देंगे यदि कोई और ब्रांच ऑपरेट हो रहा है किसी और बैंक का आपके एरिया में। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो 3 महीना का कब देंगे नोटिस? जब आपके एरिया में कोई भी ब्रांच ऑपरेट नहीं हो रहा है किसी भी बैंक का। और 2 महीने का नोटिस कब देंगे? कि जब आपके एरिया में ब्रांच ऑपरेट हो रहा है किसी भी बैंक का। उसके बाद दोस्तों कोई भी डिजीज्ड क्लेम हो, ठीक है, कोई भी डिजीज्ड क्लेम हो, ये तो उसका 15 दिन के अंतर्गत उसे हम सेटल कर लेंगे जिस दिन से वो क्लेम आया है। ठीक है, तो और उसके बाद दोस्तों वी विल रिटर्न टू यू ऑल द सिक्योरिटीज, डॉक्यूमेंट, टाइटल डीड्स ऑफ टू मॉर्गेज प्रॉपर्टी विद इन 15 डेज ऑफ रीपेमेंट ऑफ ऑल ड्यूज। तो दोस्तों ये सब पॉइंट ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। BCSBI से क्वेश्चन लगातार पूछा जाता है। तो जो मैंने आपको डेट बताया, 14 दिन, 3 दिन, 2 सप्ताह, 3 महीना, 30 दिन, ठीक है, उसके बाद 3 महीना, 2 महीना, ये सब पढ़ के जाइए। BCSBI से क्वेश्चन सब आएगा तो यही सब आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये रिवीजन सेशन हेल्प मिल रहा होगा, एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। उसके बाद दोस्तों आपसे सवाल जो पूछा जाएगा वो आपको आएगा दोस्तों डिलीवरी मॉडल से। एकदम शॉर्ट में मैं आपको जो पॉइंट जो टॉपिक है उसको मैं समझाते चल रहा हूँ। तो डिलीवरी मॉडल से देखिए सवाल क्या क्या आएगा कि दोस्तों जितने भी पब्लिक सेक्टर बैंक हैं, रिटेल बैंकिंग को करवाया जा सकता है सेपरेट डिपार्टमेंटल एक्टिविटी। और ध्यान रखिएगा ये यहाँ से क्वेश्चन आएगा कि दोस्तों रिटेल बैंकिंग को PSBs में, पब्लिक सेक्टर बैंक में, ठीक है, वो सेपरेट डिपार्टमेंट एक्टिविटी माना जाता है, सेपरेट डिपार्टमेंट एक्टिविटी माना जाता है।
ठीक है, और वो SBU में नहीं आता है। SBU क्या है? स्ट्रेटजिक बिजनेस यूनिट, ठीक है। हाँ, लेकिन यदि आपका जो फॉरेन बैंक है, ये ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन सब इंपॉर्टेंट है, यदि आपका फॉरेन बैंक है या प्राइवेट बैंक है तो उसमें रिटेल बैंकिंग को क्या माना जाता है? SBU माना जाता है। SBU क्या है? SBU दोस्तों स्ट्रेटजिक बिजनेस यूनिट, ठीक है। उसके बाद दोस्तों DSA डायरेक्ट सेलिंग एजेंट का जो है पायनियर किसने दिया था? तो फॉरेन बैंक ने दिया था। DSA का पायनियर किसने दिया था? तो फॉरेन बैंक ने दिया था। उसके बाद दोस्तों आपको जो ध्यान रखना है, DSA जो है वो प्राइमरीली किस में इंगेज है? तो वो इंगेज है क्रेडिट कार्ड में इंगेज है, यानी तो दोस्तों वो रिटेल लोन में इंगेज है DSA, ठीक है। और दोस्तों जो आपके लार्ज प्राइवेट प्लेयर होते हैं जिनके पास 50% ऑफ द एसेट आर सोर्स फ्रॉम रिटेल साइड, DSA प्लेज अ वाइटल रोल। अच्छा, DSA मॉडल में जो थ्रेट है वो है रेपुटेशन रिस्क। ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये पूछा जाता है कि कौन सा रिस्क थ्रेट है DSA मॉडल में, तो आप बोलेंगे रेपुटेशन रिस्क सबसे इंपॉर्टेंट थ्रेट है DSA मॉडल में, ठीक है। और जैसे क्लासिक केस आपका हो गया मिसलीडिंग क्लास कार्ड प्रोडक्ट, रिटेल एसेट लाइक पर्सनल लोन। तो ये DSA मॉडल आपने देख लिया, SBU क्या होता है वो आपने देख लिया। और दोस्तों आपने देखा कि अपना जो मॉडल है वो है सेपरेट डिपार्टमेंटल एक्टिविटी PSBs में, पब्लिक सेक्टर बैंक में, ठीक है। इसके बाद दोस्तों जो आपको ध्यान रखना है वो है CRM, ठीक है। CRM से रिलेटेड कुछ पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ। CRM क्या है? कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। एक 360 डिग्री व्यू है कस्टमर का, उसके प्रोफाइल का, ठीक है। इसका पर्पस क्या है कि इस वॉलेट के शेयर को बढ़ाना कस्टमर का बैंकिंग सर्विस के साथ, और पर कस्टमर प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाना, ठीक है। उसके बाद दोस्तों CRM में दो कंसेप्ट आता है दोस्तों, एक होता है डाटा वेयर हाउस, ये देख के जाइएगा, एक होता है दोस्तों डाटा वेयर हाउस, और दोस्तों दूसरा होता है हमारा डाटा माइनिंग, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये दोनों इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है हमारा CRM से रिलेटेड, ठीक है। तो ये दोनों दो इंपॉर्टेंट टूल्स हैं जिसके थ्रू मीनिंगफुल CRM को हम लोग इंश्योर कर सकते हैं। तो CRM से रिलेटेड ये सब पॉइंट ध्यान रखिएगा। अच्छा दोस्तों, उसके बाद आपको जो पॉइंट ध्यान रखना है, इंटरनेट बैंकिंग में कौन कौन सा रिस्क आता है, तो स्ट्रैटेजिक रिस्क आता है, वो देख लीजिएगा, वो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अच्छा दोस्तों, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है डिलीवरी चैनल, ठीक है। RTGS नेफ्ट तो मैंने आपको बताया था। हाँ, ये पूछा जाएगा दोस्तों नेफ्ट में कितने पार्टीज इन्वॉल्व होते हैं, नेफ्ट में कितने पार्टीज इन्वॉल्व होते हैं बताइए। तो नेफ्ट में दोस्तों एक होता है हमारा सेंडिंग बैंक, 5 पार्टी इन्वॉल्व होता है, ये ध्यान रखिएगा। नेफ्ट में पहला होता है सेंडिंग बैंक, दूसरा होता है दोस्तों सेंडिंग सर्विस सेंटर, दोस्तों तीसरा होता है इसमें हमारा नेफ्ट क्लियरिंग सेंटर, चौथा होता है दोस्तों हमारा रिसीविंग सर्विस सेंटर, और पांचवा है दोस्तों हमारा बेनिफिशियरी ब्रांच। तो ये 5 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं नेफ्ट सिस्टम में, ठीक है। और ये ध्यान रखिएगा आप। मोबाइल बैंकिंग से भी सवाल आता है दोस्तों कभी कभी। क्रेडिट कार्ड में क्या कंसेप्ट है, बाय नाउ पे लेटर, ठीक है। और डेबिट कार्ड में क्या है, बाय नाउ और पे नाउ, ये दो चीज़ ध्यान रखिएगा। मास्लो के हायरार्की लॉ को पढ़ के जाइए, मास्लो का हायरार्की लॉ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मास्लो का जो हायरार्की लॉ है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अच्छा दोस्तों, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं और आपको समझा देता हूँ। मास्लो हायरार्की लॉ से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको एक बार देख के जाइएगा, उसे सवाल हर एक साल पूछा गया है सवाल, ठीक है। अच्छा दोस्तों, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में आपको बता देता हूँ। एक होते हैं हमारे जेनेरिक प्रोडक्ट। जेनेरिक प्रोडक्ट में क्या होते हैं कि एक आपका अनब्रांडेड, जो कीवर्ड है मैं वो लिख रहा हूँ, अनब्रांडेड एंड अनडिफरेंशिएटेड कमोडिटी, ये कीवर्ड है, ठीक है। बुक में आप लंबा ना पढ़ के इसको ध्यान रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद दोस्तों एक प्रोडक्ट आता है आपका एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट। इसमें क्या होता है दोस्तों, एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट में कस्टमर मिनिमम परचेज कंडीशन, व्हाट कस्टमर एक्सपेक्ट फ्रॉम प्रोडक्ट, कस्टमर आपके प्रोडक्ट से क्या एक्सपेक्ट कर रहा है
वो आता है दोस्तों हमारा एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट के अंदर। तीसरा होता है दोस्तों हमारा ऑगमेंटेड प्रोडक्ट। ऑगमेंटेड प्रोडक्ट में क्या है, इज ऑगमेंटिंग और इनरिचिंग द प्रोडक्ट वॉलंटरी। और दोस्तों चौथा है हमारा पोटेंशियल प्रोडक्ट। ये चार प्रोडक्ट को देख के जाइए, तो की वर्ड में बता रहा हूँ, एवरीथिंग दैट माइट बी डन टू अट्रैक्ट एंड होल्ड कस्टमर। एवरीथिंग दैट माइट बी डन टू अट्रैक्ट एंड होल्ड कस्टमर। तो ये इससे क्वेश्चन बराबर पूछा जाता है, जेनरिक प्रोडक्ट, एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट, ऑगमेंटेड प्रोडक्ट, पोटेंशियल प्रोडक्ट। आपको एग्जांपल दे देगा और पूछेगा कि बताइए कौन सा एग्जांपल है, ठीक है, किस प्रोडक्ट का एग्जांपल है, तो आप उसके हिसाब से जवाब देंगे, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपको जो पॉइंट ध्यान रखना है वो है दोस्तों होम इम्प्रूवमेंट या डेकोर लोन, ठीक है दोस्तों। देखिए एक आपका होम इम्प्रूवमेंट डेकोर लोन होता है, उसका मॉरेटोरियम पीरियड 3 महीना का होता है, रिपेमेंट 10 साल का होता है। और इससे रिलेटेड एक फैक्ट देखते जाइए, मैंने वीडियोस में डाल रखा है अपना कि डेकोर लोन से रिलेटेड। हाँ दोस्तों, प्रोडक्ट का लाइफ साइकिल आपको पता है ना, 5 स्टेज होता है, इंट्रोडक्शन स्टेज, ग्रोथ स्टेज, मैच्योरिटी स्टेज, सैचुरेशन स्टेज और डिक्लाइन स्टेज, ठीक है। मैं आपको कुछ की पॉइंट लिख देता हूँ इन सभी स्टेजेस का, क्योंकि आप ध्यान में रखेंगे तो उससे सवाल आएंगे तो आप सीधा जवाब दे देंगे, ठीक है। ये आप देख के जाइए दोस्तों, जो आपका प्रोडक्ट का जो लाइफ स्टेज होता है, तो पहला है दोस्तों इंट्रोडक्शन स्टेज। तो इंट्रोडक्शन में देखिए सवाल क्या आएगा, इंट्रोडक्शन स्टेज में क्या होगा, जब प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस किया जाता है तो सेल्स का वॉल्यूम क्या होगा। देखो दोस्तों मैं बताता हूँ, सेल्स का वॉल्यूम, यहाँ पे सेल्स का वॉल्यूम आपका लो होता है, ठीक है। और रिवेन्यू जो है इनसफिशिएंट रिवेन्यू है, रिवेन्यू क्या है, इनसफिशिएंट है, ठीक है। तो जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उसको मीटअप नहीं कर पाता है स्टेज में। दूसरा होता है हमारा ग्रोथ स्टेज। तो ग्रोथ स्टेज में क्या होता है दोस्तों कि जब ये सेकेंड स्टेज है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का, तो सेल्स का जो वॉल्यूम है वो पिकअप हो जाता है, पिकअप, ठीक है। और प्रोडक्ट जो है वो ब्रेक इवन पॉइंट पे आ जाता है, अर्थात जो आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और रेवेन्यू इक्वल बराबर हो, ठीक है, और प्रॉफिट जनरेट करना स्टार्ट होता है। उसके बाद दोस्तों एक आता है हमारा मैच्योरिटी स्टेज। मैच्योरिटी स्टेज में क्या होता है कि सेल्स वॉल्यूम पीक पे रहता है, सबसे सेल्स वॉल्यूम टॉप पीक पे रहता है, ठीक है। और वाइडर कस्टमर बेस है, इस कारण से प्रॉफिट भी हमारा बढ़ता है, मोर प्रॉफिट होता है, ठीक है। उसके बाद चौथा है दोस्तों हमारा स्टेलनेस। स्टेलनेस स्टेज के बारे में ध्यान रखिए कि यहाँ पे कंपटीशन है, अच्छा प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल है, तो इस कारण से हमारा सेल्स सैचुरेट कर जाता है, ठीक है, और प्रॉफिट घटता है। और दोस्तों 5वां स्टेज है हमारा डिक्लाइन स्टेज, ठीक है। तो डिक्लाइन स्टेज के बारे में ध्यान रखिएगा कि आपका सेल्स वॉल्यूम घटने लगता है और प्रॉफिट भी घटने लगता है। तो ये सब दोस्तों आपको ध्यान रखना है। उसके बाद दोस्तों एक कंसेप्ट है न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट का, जो कि पूछा जाता है सवाल न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट से, तो इसका एक बार देख के जाइएगा न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट में क्या क्या प्रोसेस आता है। अच्छा दोस्तों, कस्टमर रिक्वायरमेंट अबाउट सर्विस क्वालिटी, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। यहाँ से सवाल आता है कि कस्टमर रिक्वायरमेंट अबाउट सर्विस क्वालिटी, ठीक है। तो दोस्तों सर्विस क्वालिटी क्या है कि कस्टमर बैंक से क्या एक्सपेक्ट करती है, उसका अलग अलग डायमेंशन है। तो सब इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेशन के बारे में आपको बता देता हूँ। एक है टेंजिबल, ठीक है। टेंजिबल मतलब क्या हुआ, फिजिकल फैसिलिटी, कि बैंक का फैसिलिटी अट्रैक्टिव है कि नहीं, क्या मेरा क्रेडिट कार्ड का स्टेटमेंट आसानी से हम पढ़ सकते हैं या नहीं, ये सब टेंजिबल में आता है, ये सवाल पूछा जाएगा। उसके बाद दोस्तों दूसरा आता है रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी में क्या होता है कि एबिलिटी टू परफॉर्म द प्रॉमिस सर्विस डिपेंडेबली एंड एक्यूरेटली। जब कोई ऑफिसर कहता है कि अमाउंट आपके 2 दिन में सैंक्शन हो जाएगा, तो क्या उसने उसे फॉलो किया और स्टेटस को इन्फॉर्म किया, क्या मेरा क्रेडिट कार्ड का स्टेटमेंट एक्यूरेट है, तो ये हमारा रिलायबिलिटी के अंदर आता है। तीसरा पॉइंट है दोस्तों रिस्पॉन्सिवनेस। रिस्पॉन्सिवनेस में क्या है, विलिंगनेस टू हेल्प कस्टमर, मतलब कस्टमर को हम हेल्प कर रहे हैं, ये हमारा रिस्पॉन्सिवनेस है। चौथा है दोस्तों हमारा एश्योरेंस, ठीक है। एश्योरेंस में क्या आएगा, कॉम्पिटेंस आएगा, कर्टसी आएगा, क्रेडिबिलिटी आएगा, सिक्योरिटी आएगा। और 5वां है दोस्तों हमारा एम्पैथी। एम्पैथी में एक्सेस, कम्युनिकेशन, इसको एक बार देख के जाइएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैं शॉर्ट में आपको समझा दिया, ये 5 डायमेंशन है हमारे कस्टमर रिक्वायरमेंट अबाउट सर्विस क्वालिटी के, ये दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। मास्लो का हायरार्की लॉ एक बार देख लीजिएगा, साइकोलॉजिकल नीड्स, सेफ्टी नीड्स, सोशल नीड्स, स्टीम नीड्स, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स, ये सब इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों एक इनकम लेवल से रिलेटेड सवाल आता है
इनकम लेवल यदि 2 से 10 के बीच में हो तो कस्टमर सेगमेंट मास सेगमेंट होगा। ठीक है, 10 से 50 के बीच में हो तो कस्टमर सेगमेंट आपका क्या होता है, मास एफ्लुएंट होता है। ठीक है, फिर दोस्तों यदि आपका 50 से 400 के बीच में हो तो जो कस्टमर सेगमेंट होता है वो सुपर एफ्लुएंट होता है। दोस्तों यदि 400 से लेकर 4000 के बीच में हो तो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल होता है।